हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तारिणी निवास। मन्नत और आरजू अभी अभी खाना खाकर वापस अपने कमरे में आई थी। दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों में से ही कोई भी इस बेचैनी का जिक्र भी एक दूसरे से नहीं कर रहा था। तभी बाहर डोरबेल बजी। आरजू कमरे से बाहर निकलती उससे पहले ही हॉल में बैठे मनोहर जी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने तक्षक और अर्जुन दोनों खड़े थे। मनोहर जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग कौन? तक्षक और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अर्जुन मनोहर जी की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुआ। इससे पहले ही आरजू रूम से बाहर आई और मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोली, कौन है बाबा? उससे पहले पूरा बोला भी नहीं गया। कौन है बा? उससे पूरा बोला भी नहीं गया, क्योंकि उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई और उसकी धड़कन ज़ोरों से बढ़ गई। अपने सामने तक्षक को देखकर वो एकदम सुन्न रह गई और पूरी तरह से ठंडी हो गई। सांस जैसे साथ छोड़ रही थी। तक्षक ने उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखा और उसकी नज़रों में नफ़रत देखकर उसके पूरे हाथ ढीले हो गए। ना कहने को कुछ था, न शब्द गले से निकल रहे थे। मनोहर जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही अर्जुन आरजू की तरफ बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो आरजू की तरफ देखते हुए बोला, मन्नत। आरजू की आंखों में आंसू आ गए। वो अभी भी तक्षक की तरफ देख रही थी। अर्जुन एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन्नत कहाँ है? आरजू से ना अपनी जगह से हिला जा रहा था, ना कुछ बोला जा रहा था। तक्षक अंदर आया और उन दोनों के पास आते हुए बोला, जब बेवफा यहाँ है तो कुछ बेकदर लोग भी यहीं पर होंगे। उसकी बात सुन आरजू की आंखें नम होने लगी। अर्जुन ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर रूम था। तब तक तारिणी जी भी किचन से बाहर आई। अपने घर में दो अनजान शख्स को देखकर वो एकदम हैरान रह गई। वो कहने लगी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन सामने वाले रूम की तरफ बढ़ गया। मन्नत ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने पेट की तरफ देख रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और आईने में खुद को देखते हुए बोली, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं। बच्चा बस 3 महीने और उसके बाद आप मेरी गोद में आ जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। मैं आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। वो बोल रही थी और तभी अचानक उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने झट से पलट कर पीछे की तरफ देखा और दरवाजे पर अर्जुन को देखकर उसकी सांसें तेजी से बढ़ गई। वो एकदम पत्थर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। एक बार फिर से अर्जुन का आलिशा के साथ होना उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अर्जुन उसके पेट की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने करीब आते महसूस कर मन्नत की हालत और भी ज़्यादा बुरी होने लगी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मम्मा लव्स यू। मम्मा बहुत खुशियाँ देंगी। आपको बहुत प्यार करती हैं। आपकी मम्मा आपसे बच्चे। झूठ, सब झूठ। जो इंसान दूसरों के प्यार का मतलब ना समझे, वो कैसे किसी और को प्यार कर सकता है? जिसे बेइंतहा मोहब्बत देने के बाद मोहब्बत पर यकीन ना हो, वो किसी और को सच्चे वादे कैसे कर सकता है? बोलते हुए वो बिल्कुल उसके करीब आ गया था और अभी भी उसकी नज़रें मन्नत के पेट पर थीं। मन्नत ने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप यहाँ? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। अर्जुन ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया
और उसके गाल से आंसू की एक बूंद अपनी उंगली पर लेकर उस आंसू को देखते हुए बोला, यही आंसू थे तुम्हारी आंखों में जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। न जाने क्यों तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर भी मुझे तुमसे नफ़रत नहीं हुई। लड़कियों का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत नापा तोला जाता है। हल्का सा दाग और पूरी लड़की चरित्रहीन हो जाती है। लेकिन तुम्हारे बारे में सब जानकर भी तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे पवित्र लड़की थी। हालांकि तुमसे प्यार नहीं करता था मैं, लेकिन फिर भी दिल को इस बात पर यकीन था कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब तुम्हारी बदनसीबी थी, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा गुनाह नहीं। मन्नत भरे गले के साथ बोली, आप चले जाइए यहाँ से प्लीज़। उसके बाद सुनकर अर्जुन हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर रुकने आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सिर्फ इसलिए कि तुमसे जवाब मांग सकूं कि क्यों मेरी बेइंतहा मोहब्बत के बदले तुमने मुझे अपना यकीन नहीं दिया। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें अपनाया, लेकिन मेरे बारे में सब जानते हुए भी तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। बस इतना जानना था कि क्यों। क्या तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत सिर्फ नाम की थी, या फिर सिर्फ तुम्हारी ही मोहब्बत नाम की थी? अगर तुम मिल जाती तो तुमसे अपने सवालों का जवाब लेकर मैं चला जाता, लेकिन तुम तो मिली इस हालत में कि अब सिर्फ जवाब लेकर तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। बोलते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। उसकी बात सुनकर मन्नत का दिल बैठने लगा। उसकी सांसें गहरी हो गई। अर्जुन ने अपनी उंगली पर रखी उस आंसू की बूंद को झटकाया और मन्नत के पेट की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि ये मेरा अक्स है। बोलते हुए उसने मन्नत के पेट पर अपना हाथ रखा। मन्नत ने एक गहरी सिसकी भरी और उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। अर्जुन हंसा और बोला, तुमने मुझसे खुद को छीन कर मुझे ही खुद से छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं छीनने दूंगा। जो मेरा है वो अब सिर्फ मेरा ही होगा। बोलकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। वहीं दूसरी तरफ हाल में तक्षक अपनी गहरी नज़रों से आरजू को देख रहा था। मनोहर जी और तारिणी जी दोनों उसकी तरफ बढ़े और आरजू से कुछ पूछने को हुए, लेकिन उससे पहले ही तक्षक बिना उन दोनों की तरफ देखे ही बोला, पत्नी है ये मेरी, ये जहाँ है जैसी है आपको वैसे ही मिलेगी। बस मुझे 5 मिनट इससे बात करनी है। उसकी बात सुनकर आरजू का दिल और भी ज़्यादा बैठने लगा। उसकी आंखों की नमी आंसू बनकर बहने लगी। लेकिन तक्षक का ये कहना कि वो आरजू का पति है, इतना ही काफ़ी था तारिणी जी और मनोहर जी को वहाँ से भेजने के लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहाँ से जा चुके थे। उसके जाने के बाद तक्षक ने एक कदम और आरजू की तरफ बढ़ाया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, कैसी हो स्नोफ्लेक? आरजू कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही तक्षक बोला, ओह सॉरी, स्नोफ्लेक नहीं, मुफिन। मुफिन शब्द सुनकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर तक्षक की मुस्कुराहट व्यंग्य की हंसी में बदल गई। उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट देखकर आरजू को और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। वो रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं। तक्षक उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नाम तो बहुत बदल लोगी, किरदार कैसे बदलोगी? पहले दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल होती थी और अब अपना दिल बहलाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती हो। उसकी बात सुनकर आरजू को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। लोगों की नज़रों में अपने लिए घृणा, नफ़रत, बेशर्मी, हवस, हर एक चीज़ उसने देखी थी, लेकिन तक्षक की नज़रों में अपने लिए नफ़रत। बस इसी बात का उसे डर था और आज वो वही देख रही थी। तक्षक हंसा और बोला, तुम्हें पता है ना, कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं देता था मैं, लेकिन तुम मुझे कभी पराई लगी ही नहीं। ऐसा लगा
जैसे तुम मेरी ही रूह हो, बस मुझसे अलग। मैं किसी को खुद को छूने नहीं देता था, लेकिन तुम्हें छूने से मुझे ही डर लगता था कि कहीं तुम बर्फ़ सी मेरे हाथों में आकर पिघल ना जाओ, कहीं तुम मुलायम रुई के फोहे से मेरे हाथों में आकर मैली ना हो जाओ, कहीं तुम गुलाब सी मेरे हाथों में आकर बिखर ना जाओ। बोलते हुए तक्षक के हाथ आरजू के आगे थे। उसके वो खुले हुए हाथ अपने सामने देखकर आरजू खुद में सिमट रही थी। तक्षक उसे देखते हुए बोला, मोहब्बत जैसे अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में कभी भी जगह न देने का सोचा था मैंने, लेकिन तुमने तो पहली नज़र में ही मुझ पर जैसे जादू ही कर दिया था। मोहब्बत छोड़ो, मोहब्बत की भी इंतहा हुई। तुमसे शादी हुई तो लगा किसी जन्नत के एहसासों को जी रहा हूँ मैं। शादी की पहली रात अपने कमरे में आया। सब्र के बांध जो मैंने अपने अंदर बांध रखे थे वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर टूटना चाहते थे। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था और हमेशा के लिए खुद को तुम्हें सौंपना चाहता था, लेकिन देखा कि मेरी मोहब्बत तो मुझको ही छीन कर भाग गई। पता चला कि कौन तुम्हें लेकर गया है तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। उस कोठे में जहाँ तुम कभी चीखी होगी, ये सोचकर ही उस पूरे कोठे को चीखने पर मजबूर कर दिया मैंने। उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। तुम्हें याद है, तुम्हारे साथ मंदिर गया था मैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया। लेकिन तुम्हारे लिए उस मंदिर की सीढ़ियों पर न जाने कितनी बार चढ़ा मैं, पर जिसने खुद को ही मुझसे छीन लिया उस भगवान भी मुझे क्या ही लौटाए। मैं सोचता रहा तुम ना जाने किस हालत में होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगा। मेरे लिए जिस्मों की मोहब्बत रूह की मोहब्बत से ज़्यादा होगी। मैं चाहता था कि बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ और मैं तुमसे सवाल करूं कि क्या कभी मैंने तुमसे तुम्हारा जिस्म मांगा। मैंने तुमसे न जाने कितनी बार तुम्हें मांगा, लेकिन जब भी मांगा सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार मांगा। तो तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हारे जिस्म से मुझे और मेरी मोहब्बत को फ़र्क पड़ेगा। बोलते हुए तक्षक की आंखें नम हो चुकी थी, पर यह नमी सैलाब में बदलने वाली थी, एक तूफान में बदलने वाली थी। तक्षक की बातें सुनते हुए आरजू की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं आपका सामना नहीं कर सकती थी। मुझे हमेशा डर लगता था कि जो खुद पर एक दाग नहीं लगने देता वो इंसान उस लड़की को कैसे अपनाएगा जिसका पूरा दामन ही मैला हो। बस इसी डर की वजह से। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और तक्षक हंसने लगा। उसने उसके आगे क्लैपिंग करनी शुरू की और फिर उसे देखते हुए बोला, अगर किसी को डर लगता है तो वो अपने डर को दूर करता है, किसी का साथ ढूंढता है ताकि वो उस डर से लड़ सके। लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही शातिर निकली। शायद उस जगह पर रहते हुए वहीं के लोगों की आदत लग गई तुम्हें। डर लगा तुम्हें कि कहीं मैं तुम्हारे बारे में सब जानकर तुम्हें छोड़ ना दूं, नफ़रत न करने लगूं। लेकिन कपूर होटल के मालिक प्रथम कपूर से तुम्हें डर नहीं लगता। जहाँ तक मुझे पता लगा है उसे भी तुम्हारी सच्चाई नहीं पता। तो कब जाओगी उसे छोड़कर और कहाँ जाओगी? शायद अभी वक्त नहीं आया होगा ना। जितना पागल मैं हुआ वो उतना पागल नहीं हुआ होगा, या अब उससे भी ज़्यादा किसी को पागल करने का इंतज़ार है तुम्हें। तक्षक बोल रहा था और उसकी बातें सुनकर आरजू का दिल टूट रहा था। तक्षक ने गहरी सांस ली और बोला, खैर, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेइंतहा मोहब्बत थी तुमसे जो नफ़रत में बदली। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत कम हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तुम्हारे एहसास जीने नहीं दे रहे थे मुझे। तुम जानती हो, जब मनाली में आया तो ऐसा लगा जैसे कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे बेचैन कर रहा है।
और ये बेचैनी इस बेइंतहा मोहब्बत से जुड़ी थी। तुम्हारे दुपट्टे का किनारा जब मेरी घड़ी में फंसा तो उस घड़ी को मैंने अपनी कलाई से नहीं निकाला, न जाने क्यों मन ही नहीं किया। उसकी बातें सुनते हुए आरज़ू की आंखें बड़ी हो गई। तक्षक उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम उस होटल में काम करती थी, मेरे रूम में भी आई, तो ये तो याद ही होगा तुम्हें। कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में से एक लटकन निकाला। आरजू के होश उड़ गए। ये वही लटकन था जो उस दिन होटल रूम के साइड टेबल में फंस गया था, और जब वो उसे निकालने वाली थी तब उसे ऐसा लगा जैसे बाथरूम में से तक्षक की आवाज़ आ रही हो। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। तक्षक उस लटकन की तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने इस लटकन को छुआ तो ऐसे लगा जैसे तुम्हें छू लिया हो। शायद यही एहसास मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कैद में से आज़ाद नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं खुद अपनी आज़ादी तुमसे लेने आया हूँ। मोहब्बत में अंधा ज़रूर हुआ था, लेकिन तक्षक शेखावत किसी से मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगा, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसने आरजू की कलाई को अपने हाथ में थाम लिया। आरजू को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया। एक पूरी सिहरन उसके जिस्म में दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। तक्षक ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी और आरजू ने अपनी मुट्ठी को कस रखा था। तक्षक ने दूसरे हाथ से उसकी मुट्ठी को खोला और उस पर वो लटकन रख दिया। अगले ही पल तक्षक के जबड़े कसने लगे। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब तैरने लगा। आंखों में छाई लाली बता रही थी कि उसे हद दर्जे का गुस्सा आ रहा है। उस लटकन को अपने और आरजू के हाथ में कसते हुए वो बोला, रूह की मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, लेकिन तुम जिस्मों वाली निकली। बहुत बार कहा था मैंने तुमसे, आई लव यू स्नोफ्लेक। अब तुमसे आई हेट यू भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नफ़रत भी उन्हें की जाती है जो हमारे लिए ज़िंदा हो। आज से तुम मेरे लिए मर गई मिस आरजू राजपूत। उसके मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर आरजू की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी। तक्षक और आरजू दोनों के हाथों में वो लटकन बहुत बुरी तरह से लग रहा था। आरजू रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसे मत कहिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपसे दूरी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी नफ़रत नहीं। तक्षक हल्का सा होठों को तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी नफ़रत के अलावा अब तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। बोलकर उसने अपना हाथ रगड़ते हुए उस लटकन से हटा लिया और उससे एक कदम दूर हो गया। आरजू की आह निकल गई। उसके हाथ में भी खून था और तक्षक के हाथ में भी खून था। आरजू रोते हुए बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जगह मैं किसी और को देखने का सोच भी नहीं सकती। वो अभी बोल ही रही थी कि तक्षक बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुका। आरजू एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, बस धड़कनों ने शोर मचा रखा था। तक्षक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच में बेवफा मान रहा हूँ? तुम्हारी मोहब्बत पर तो नहीं, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जगह तो तुम किसी और को नहीं दे सकती। दिल बहला ज़रूर सकती हो, लेकिन दिल लगा नहीं सकती। मुझसे दूर जा सकती हो, लेकिन किसी और की हो नहीं सकती। पर फिर भी तुम बेवफा हो, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा और मेरी मोहब्बत का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया है। बोलकर तक्षक उससे अलग हो गया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसकी बातों का मतलब समझते हुए आरजू झट से बोली, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। तक्षक ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, छोड़कर तुम गई थी आरजू राजपूत, और छोड़कर गैर जाते हैं, और गैरों को तक्षक सिंह शेखावत छूता भी नहीं। और रही बात गलती सुधारने की, तो तुम सुधारना अपनी गलती, लेकिन तक्षक सिंह शेखावत एक ही गलती बार बार नहीं करता।
बोलकर तुरंत ही तक्षक वहाँ से निकल गया। आरजू बस उसे जाते देखती रह गई। वो घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर गिर गई और आंसू बस गालों से लुढ़कते रहे। उसने उस लटकन को अपने हाथ में ज़ोर से कस लिया और जितना ज़्यादा ज़ोर से उसे दबा सकती थी दबाती रही। वो पूरा लटकन कांच का था और खून की बूंदें उसके हाथ से टपक रही थी, लेकिन दर्द हाथ में नहीं दिल में हो रहा था और बेइंतहा हो रहा था। उसी वक्त अर्जुन मन्नत की कलाई पकड़कर उसे बाहर लेकर आया। मन्नत अर्जुन की तरफ देखते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए अर्जुन जी, मेरा हाथ छोड़िए। बोलते हुए वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश भी कर रही थी। मन्नत की आवाज़ सुनकर आरजू ने पलट कर उनकी तरफ देखा और झट से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो उन दोनों की तरफ चाहती उससे पहले ही अर्जुन मन्नत को लेकर उसके करीब आ चुका था। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन जी प्लीज़ दीदी का हाथ छोड़ दीजिए, उन्हें दर्द हो रहा होगा, उनकी हालत देखिए। यहाँ सबको अपनी अपनी हालत दिखाई देती है। दूसरों का तमाशा बनाकर लोग अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। मन्नत रोते हुए बोली, अर्जुन जी मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे ऐसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मन्नत को साथ लेकर जाने की बात सुनकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन मन्नत को अपने साथ लेकर जा रहा है, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन मन्नत से प्यार करता है, जो मन्नत को बताना भी चाहती थी। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन बहुत अलग थी। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन जी प्लीज़ आप बैठकर एक बार मन्नत दीदी से बात कर लीजिए, आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है दूर हो जाएगी। प्लीज़ एक बार उन्हें अपनी बात कहिए और उनकी बात। अर्जुन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा। हालांकि तुमसे भी कुछ कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। अमानत है मेरी जो मुझे चाहिए, इसलिए तुम्हारी अमानत लेकर जा रहा हूँ। जब मुझे मेरी अमानत मिल जाएगी तो तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास सही सलामत पहुँच जाएगी। बोलकर अर्जुन ने मन्नत का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। अर्जुन ने जल्दी से मन्नत का हाथ पकड़ा और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ अर्जुन जी ऐसा मत कीजिए, मन्नत दीदी ये सब सहने की हालत में नहीं है। मन्नत के कदम रुकते देख अर्जुन ने पलट कर पहले आरजू की तरफ देखा और फिर उन दोनों के हाथ की तरफ। उसने उन दोनों के हाथ को अलग किया और मन्नत को लेकर अब तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। आरजू अर्जुन के पीछे पीछे चल रही थी। वो मन्नत का हाथ भी नहीं पकड़ पा रही थी ताकि मन्नत गिर न जाए, लेकिन बार बार अर्जुन के आगे आकर रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और रोते हुए अर्जुन को मन्नत को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर अर्जुन ने एक शब्द नहीं सुना। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मन्नत को अंदर बिठाया। मन्नत ने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहाँ से निकल गई। आरजू बस रोते रह गई और एक बार फिर से नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गई। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आँख, नाक, मुँह हर जगह से पानी आ रहा था। उसने रोते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, आप हैं भी या सिर्फ बातें हैं। बोलते हुए वो चीख पड़ी और उसकी चीख रूह को कँपा देने वाली थी। अब उसने नीचे ज़मीन पर देखा और बोली, अगर मुझे इतनी तकलीफ़ देनी थी तो मुझे इस दुनिया में ही क्यों भेजा। पहले मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, फिर मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। मैंने मोहब्बत की तो मुझसे वो भी छीन ली, और जीने की एक आखिरी उम्मीद थी तो आज वो भी छीन ली। क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो। सुना है भगवान दयालु होते हैं, लेकिन मुझ पर तरस क्यों नहीं आता आपको। मैं इंसान नहीं या आप भगवान नहीं। क्यों दुनिया की सारी तकलीफ़ आपको मुझे ही देनी है। आपसे जब जब जो मांगा आपने वो देने की बजाय मुझसे मेरा सब कुछ छीनते गए।
एक वहम था मोहब्बत का, आज आपने वो भी तोड़ दिया, वो भी छीन लिया। बोलते हुए वो एक बार और चीख पड़ी और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। तक्षक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वक्त वो हाईवे पर था। एक झटके से ब्रेक लगाते हुए उसने गाड़ी रोकी और साथ वाली सीट पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर गाड़ी से बाहर निकला। वो बोनट के पास आया और बोनट से लगकर बोतल को अपने होठों से लगा लिया। वो पूरी बोतल बिना रुके उसके अंदर खाली हो रही थी और तक्षक की आंखें और भी ज़्यादा गहरी लाल होती जा रही थी। जब पूरी बोतल खाली हो गई तो तक्षक ने उसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंका और चीख पड़ा। उसकी चीख आसमान को भी भेद देने वाली थी। अगले ही पल उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और मुट्ठी बनाकर ज़ोर ज़ोर से अपने सीने पर मारने लगा। उसकी आंखों में छाई हुई वो गहरी लाली आंसू बनकर बहने लगी और वो रोते हुए बोला, क्यों क्यों दर्द हो रहा है? अब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी हो रहा है। क्यों? बोलते हुए वो एक बार और चीख पड़ा। करीबन 1 घंटे बाद तारिणी निवास। आरजू बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। डॉक्टर चेकअप करके चले जा चुके थे। बस अभी वो होश में आने ही वाली थी। तभी उसने अपनी आंखें खोली। उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बालकनी में एक शख्स खड़ा था जिसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे। होश में आते ही आरजू की आंखों में से आंसू बहने लगे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसे सब याद आ गया था। रोने की आवाज़ सुनकर बालकनी में खड़े शख्स ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसके पास आया। आरजू को पता भी नहीं चला कब कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक से किसी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, डोंट क्राई एंजल। उस हाथ को महसूस कर और उस आवाज़ को सुनकर आरजू ने ऊपर की तरफ देखा और उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। शेखावत मैंसन। सुबह करीबन 6 बजे। हॉल में अति इधर उधर घूम रही थी। तकरीबन 2 घंटे से उसका यही हाल था। कभी जाकर सोफे पर बैठती तो कभी इधर उधर टहलने लगती। पिछले 2 घंटे में उसने जसन को करीबन 20 फ़ोन लगा दिए थे, लेकिन जसन ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया था। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और उसने झट से पलटकर पीछे देखा। जसन को अपने सामने देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा। भले ही पिछले 6 महीने में थोड़ी बहुत दूरियां थी, लेकिन मोहब्बत अभी भी उतनी ही गहरी थी। अभी भी जसन के बिना एक पल भी अति के लिए मौत जैसा होता था। सब कुछ भूलकर वो भागती हुई उसके पास आई, लेकिन फिर अचानक से उसके कदम रुक गए। जसन के पीछे से आरजू उसके सामने आई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। आरजू की नज़रें झुकी हुई थी। सामने देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उसने गलती जो इतनी बड़ी की थी, उससे अंदर की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाए जा रहे थे। उसे रुकते हुए महसूस कर जसन बोला, अंदर आओ एंजल। अति उन दोनों के पास आई और कुछ पल यूं ही आरजू को देखती रही। फिर अचानक से उसने आसपास देखा और जसन की तरफ देखते हुए बोली, तक्षक कहाँ है? जसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरजू की आंखों से आंसू बह गए और उन आंसुओं ने ही अति को सब कुछ बता दिया। अति ने अपने हाथों से आरजू के आंसू साफ किए और बोली, अभी अभी आई हो, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और रोने लगी। चुप, बहुएं ऐसे रोती नहीं, और तुम तो मेरी एंजल हो। मेरी एंजल की आंखों में आंसू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अति की बात सुनकर आरजू ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और देखती ही रह गई। उसे लगा अति उससे बहुत ज़्यादा गुस्से होगी, लेकिन उसने तो उसे डांटा तक नहीं। वो झट से उसके गले से लग गई और रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बेबी डॉल।
बोलते हुए उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो चुका था। अति ने उसकी पीठ को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। बोलते हुए वह उससे अलग हुई और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। उसने जसन की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और वहां से किचन की तरफ आई। आरजू हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी नज़रें पूरे हॉल में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अति एक सर्वेंट के साथ किचन से बाहर आई। उस सर्वेंट के हाथ में आरती की थाल थी। आरजू की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। इस बार जसन ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, अब अगर तुम रोई तो तुम्हारी बेबी डॉल तुम्हें चुप करने की बजाय तुम पर गुस्सा करेगी, और उसका गुस्सा तो मैं भी शांत नहीं कर सकता। जसन की बात सुनते हुए आरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे पर आकर अति ने सर्वेंट के हाथों से आरती की प्लेट ली और आरजू की आरती उतारने लगी। आरजू को अब अपनी गलती पर और भी ज़्यादा पछतावा हो रहा था। तक्षक पर विश्वास करने की बजाय वो उसे छोड़कर चली गई। उसकी वजह से सबको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन आज भी उसे उतना ही प्यार मिल रहा था। आरती उतारने के बाद अति ने प्लेट वापस सर्वेंट को दी और आरजू के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर कुछ देर आराम करो, उसके बाद बात करते हैं। मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। आरजू का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। जिस कमरे में उसकी और तक्षक की न जाने कितनी ही यादें थी, अब वहाँ पर बिना तक्षक के जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी दुविधा को समझते हुए अति मुस्कुराकर बोली, अभी भी सब कुछ वैसा ही है, और जो बदल गया है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस अब आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे दूसरों को तो तकलीफ़ हो, खुद भी बेइंतहा तकलीफ़ सहनी पड़े। आरजू नम आँखों के साथ मुस्कुराकर बोली, आई प्रॉमिस मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, लेकिन मिस्टर ड्रीम वो मुझे माफ़ करेंगे ना? अति कुछ बोलती उससे पहले ही जश्न बोला, तुमने उससे मोहब्बत की और तुम ही उसे नहीं जानती? ऐसा कैसे हो सकता है एंजल? बस समझने की कोशिश करो कि जो हो रहा है वो क्या है और अब आगे तुम्हें क्या करना है। जसन की बात सुनकर आरजू ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हल्का सा मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो कमरे के बाहर आई और उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। आज पूरे 6 महीने बाद वो इस कमरे में आ रही थी, जिस कमरे में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सोचा था, जिस कमरे में उसकी हज़ारों यादें थी, हज़ारों प्यार भरे पल जो उसने तक्षक के साथ बिताए थे। कितने ही मोहब्बत के एहसास उन्होंने एक साथ इस कमरे में जिए थे। उसने दरवाजे पर हाथ तो लगा लिया, लेकिन दरवाज़ा खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर एक गहरी सांस लेकर और अपनी आंखें बंद कर उसने दरवाज़ा खोला और अपने कदम अंदर बढ़ाए। अंदर आते ही उसकी आंखें नम हो गई। अभी भी वो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़ कर गई थी, पर फिर भी कुछ कमी लग रही थी। तक्षक के एहसास अभी भी उसे उस कमरे में हो रहे थे, लेकिन कुछ था जो साथ ही साथ उसे बेचैन भी कर रहा था। अभी वो नहीं जानती थी कि तक्षक शेखावत मैंशन में नहीं रहता, और ना ही जसन ने अभी उसे कुछ बताया था। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी उसकी और तक्षक की पिक्चर्स पर गई। वो पिक्चर्स जो उन दोनों की शादी की थी। कितनी खुश थी वो उस दिन, लेकिन एक इंसान ने उन सारी खुशियों को नज़र लगा दी। वो उन पिक्चर्स की तरफ आई और उन्हें हाथ लगाकर महसूस करने लगी। वो भर्राए गले के साथ बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर ड्रीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था, आपकी मोहब्बत पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। पर अब मैं आपको मना कर रहूँगी, मुझे नहीं रहना आपसे दूर। मुझे आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है,
वो भी आपकी मोहब्बत के साथ। और अब मैं आपको खुद से दूर नहीं रहने दूंगी। बोलते हुए वो खुद अपने आंसू साफ कर रही थी। उसने तस्वीर की तरफ अपना चेहरा बढ़ाकर तक्षक के चेहरे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। दरवाजे पर खड़ी अति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद आरजू के लिए नाश्ता लेकर आई थी। वो अंदर आई और आरजू की तरफ देखते हुए बोली, मोहब्बत में नाराज़गी भी ज़रूरी है, और अगर वक्त रहते वो नाराज़गी दूर हो जाए तो मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर आरजू ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अति ने टेबल पर नाश्ता रखा और फिर आरजू के पास आकर बोली, नाश्ता करने के बाद कुछ देर आराम करना, उसके बाद बात करते हैं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और आरजू के गाल को छूकर वहाँ से चली गई। आरजू का कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन अब उसे खुद को ठीक रखना था। तक्षक उसके साथ नहीं था तो अपना खाना पीना वो सब भूल गई थी, लेकिन अब उसे तक्षक के लिए अपना ख्याल रखना था। वो काउच पर आई और नाश्ता करने लगी। उसके दिल में हज़ारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उनका जवाब मिलने में अभी वक्त था। वहीं अति आरजू के कमरे से बाहर निकलकर जसन के पास अपने कमरे में आई, जहां पर जसन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जसन अपने असिस्टेंट से तक्षक के बारे में पूछ रहा था, जिसका प्राइवेट जेट अभी अभी मुंबई में लैंड हुआ था और अब तक्षक अपने फार्म हाउस पर जा रहा था। अति ने जसन की कॉल डिस्कनेक्ट होने का इंतज़ार किया। जसन ने कुछ देर बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और अति की तरफ घूमा। अति उसे कुछ पूछती उससे पहले ही जसन ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना बेबी डॉल, अब तुम्हारी हर शिकायत दूर होगी, लेकिन उसके लिए अंदाज़ मेरा होगा। अति को बिना कुछ पूछे ही अपने सवालों का जवाब मिल गया था। तक्षक अपने फार्म हाउस में आया। इस वक्त वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। उसे में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। दमन जो उसका न्यू पीए था, वो उसका इंतज़ार ही कर रहा था। तक्षक अपने रूम में जाने से पहले उसके सामने आया। दमन उसे देखते हुए बोला, बॉस, होटल वाली डील आपने बीच में ही छोड़ दी, लेकिन अब एक न्यू कंपनी आपके साथ डील करना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी डील है, और मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द ये मीटिंग करनी चाहिए। तक्षक ने पूछा, कौन सी कंपनी? दमन को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसके पास कंपनी का ऑफ़र अभी 1 घंटे पहले ही आया था और उसे कंपनी के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था। कंपनी का नाम आरजू इंडस्ट्रीज़ है और ये कंपनी बिल्कुल न्यू थी, लेकिन कंपनी की नेटवर्थ मुंबई की सभी टॉप कंपनीज़ को पीछे छोड़ रही थी। उसे चुप देखकर तक्षक एक बार फिर से बोला, बताओ क्या नाम है उस कंपनी का? दमन हिम्मत करके बोला, आर, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने दमन को हाथ दिखाकर रोक दिया और कॉल रिसीव कर रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, अर्जुन की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। मन्नत उसके साथ थी। अर्जुन का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और मन्नत भी बिल्कुल चुप थी। दोनों ने अभी तक एक बार भी बात नहीं की थी। मन्नत ने उसे खुद को छोड़ने के लिए, अपने से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन जब अर्जुन ने उसकी बात का ना कोई जवाब दिया, ना जब उसे छोड़ा, तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। पार्किंग एरिया में आकर वो गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से मन्नत की तरफ आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी सवालिया नज़रों को पढ़कर अर्जुन व्यंग्य से बोला, किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम खास नहीं हो, ना अब तुम्हारे लिए कुछ होगा। जो होगा तुम्हारे पास जो मेरी अमानत है उसके लिए होगा। तुम अब मेरे साथ होकर भी मेरे लिए कुछ नहीं। बोलकर उसने उसकी कलाई पकड़ी
और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही उसकी नज़र आलिशा और प्राची ठाकुर पर गई, जो एक दूसरे को घूर रही थी। वहीं किसी के जूते की आहट पाकर आलिशा ने दरवाजे की तरफ देखा और साथ ही साथ प्राची ने भी अर्जुन के पीछे खड़ी मन्नत को देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई और मन्नत के चेहरे के बाद उनकी नज़र गई मन्नत के पेट पर। दोनों अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सुन्न हो गई। अर्जुन अंदर आया और उसके पीछे पीछे ही धीमे धीमे कदमों के साथ मन्नत भी। आलिशा को देखते हुए एक बार फिर से मन्नत के सामने अर्जुन और आलिशा का एक साथ होना घूम रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। अर्जुन को अचानक ही ठाकुर मैंशन में देख प्राची और आलिशा दोनों हैरान थे, लेकिन जब उनकी नज़र मन्नत और उसके पेट पर गई तो दोनों के ही होश उड़ गए थे। उसे देखने पर ही साफ साफ पता चल रहा था कि मन्नत प्रेग्नेंट है, और वो भी 5 या 6 महीने से। आलिशा तुरंत से अर्जुन के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम आ भी गए अर्जुन? तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। और ये मन्नत वो हकलाते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं मन्नत तो आलिशा को देखकर ही हैरान थी। उसके हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये सब देखकर वो हैरान थी और कुछ सोचते हुए उसका दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। अर्जुन आलिशा की तरफ देखते हुए, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, बोलकर उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और साथ ही साथ मन्नत ने भी, क्योंकि अर्जुन ने उसका हाथ अभी तक नहीं छोड़ा था। आलिशा जल्दी से उसके सामने आई और बोली, लेकिन तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि मन्नत तुम्हारे साथ कैसे और क्यों? अर्जुन की नज़रें तिरछी हो गई। वो आलिशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मन्नत प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा है, तो मन्नत हमारे साथ ही रहेगी। आलिशा हैरानी से बोली, व्हाट? वहीं मन्नत को अब अपना शक सच होता हुआ महसूस हो रहा था। पहले फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश पनपती रहती थी कि शायद उसने जो देखा वो सच नहीं था। हो सकता है उसकी आंखों को गलत फहमी हुई हो, लेकिन अब हर शक दूर हो रहा था। बिना आलिशा का कोई जवाब दिए अर्जुन मन्नत को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। प्राची ठाकुर के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। आलिशा की नज़र उस पर गई तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो जल्दी से मन्नत और अर्जुन के पीछे गई। जैसे ही अर्जुन मन्नत को लेकर ऊपर फ्लोर पर पहुंचा, आलिशा जल्दी से उसके सामने आई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। मन्नत हमारे कमरे में नहीं रह सकती। ये कमरा अब हमारा है और मैं इस कमरे में किसी और को नहीं आने दूंगी। उसकी बात सुनकर मन्नत का हाथ, जो अभी तक थोड़ा बहुत अर्जुन के हाथ में कसा हुआ था, एकदम से ढीला हो गया। उसकी सांसें गहरी हो गई। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगा भी कैसे बीवी कि हमारे कमरे में मैं किसी गैर को जगह दूंगा? उसकी बात सुनकर आलिशा की आंखें बड़ी हो गई। उसे इतना बड़ा सदमा तो मन्नत को ठाकुर मैंशन में देखकर नहीं लगा था, जितना बड़ा सदमा अब अर्जुन के मुंह से उसके लिए गैर शब्द सुनते हुए लग रहा था। वो भी जिस तरह से उसने आलिशा से प्यार से ये बात कही थी, उसे और भी ज़्यादा झटका लग रहा था। वो उसकी तरफ देखते ही रह गई। अर्जुन आलिशा के चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम फिक्र मत करो बीवी, हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, ना ही कोई इस कमरे में तुम्हारी जगह ले सकता और ना ही हमारे रिश्ते में। मन्नत की आंखें नम हो रही थी। उससे अर्जुन और आलिशा की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अर्जुन ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, जिस वजह से वो वहाँ से जा भी नहीं पा रही थी। अर्जुन की बात पर आलिशा हैरानी से बोली, लेकिन तुमने अभी अभी कहा ना कि मन्नत के यहाँ पर रहेगी और उसके पेट में पल रहा बच्चा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने सही सुना बीबी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि मन्नत के साथ मेरा कोई रिश्ता है। उसके पेट में मेरा बच्चा है तो मुझे सिर्फ उस बच्चे से मतलब है जिसके लिए मन्नत यहाँ पर रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ रहेगी, और हम दोनों के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं। जो एक बार मेरी ज़िंदगी से जा चुका उसका अब मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। बोलते हुए उसने मन्नत का हाथ छोड़ दिया। अभी तक मन्नत खुद उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ा तो उसे हद से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। अर्जुन आलिशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम मन्नत को गेस्ट रूम दिखा दो, मुझे कुछ देर आराम करना है। बोलकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया और मन्नत आलिशा के साथ वहीं पर खड़ी रही। उसके जाने के बाद आलिशा ने मन्नत को घूर कर देखा। मन्नत सीढ़ियों की तरफ घूमकर बोली, मुझे जाना है यहाँ से। लेकिन वह अपना कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही आलिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, चलो मेरे साथ। बोलते हुए ही उसने मन्नत को खींचना शुरू कर दिया था। मन्नत के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। ऐसे ज़बरदस्ती खींचने पर उसे अपने पेट में खिंचावट महसूस हो रही थी, लेकिन आलिशा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। मन्नत उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलिशा उसे गेस्ट रूम में लेकर आई और एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। उसके इस तरह करने से मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। एक तरफ तो उसे अपने पेट में दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ वो आलिशा के एक्सप्रेशन देखकर चौंक रही थी। आलिशा उसे देखते हुए बोली, क्यों आई हो वापस? मन्नत हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आलिशा दांत पीसते हुए बोली, मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो। चली गई थी ना तुम अर्जुन को छोड़कर, तो फिर अब वापस क्यों आई हो? और अब ये क्या ड्रामा है? बोलते हुए उसने मन्नत के पेट की तरफ देखा। उसकी ड्रामा वाली बात सुनकर मन्नत को गुस्सा आने लगा। भले ही वो अर्जुन के सामने कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल उसकी तरफ इतना झुका हुआ था कि ज़ुबान उसके सामने खुलती ही नहीं थी। लेकिन किसी और का उसके पेट को देखकर ऐसा नज़रिया और ऐसा बोलना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आलिशा की तरफ देखते हुए बोली, जिसे तुम ड्रामा बोल रही हो वो मेरा बच्चा है। वो आगे बोलती उससे पहले ही आलिशा बोली, अगर तुम्हारा बच्चा है तो इसे लेकर यहाँ पर क्यों आई हो? दूर रहना चाहिए ना यहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझकर तुम यह सब कर रही हो? और ये प्रेगनेंसी? आलिशा बोल ही रही थी कि मन्नत उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, चुप, एक लफ्ज़ और नहीं। अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं पता तुम्हारे और अर्जुन जी के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन देखने से ही मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोलोगी। मैं खुद यहाँ पर नहीं आई, मुझे अर्जुन जी लेकर आए हैं। उसकी बात सुनकर आलिशा गुस्से से बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले जब तुम अर्जुन को छोड़कर गई थी तो तुम उसकी बीवी थी, लेकिन अब उसकी बीवी मैं हूँ। बोलते हुए उसने अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को पकड़ा और उसे मन्नत को दिखाते हुए बोली, 6 महीने पहले ही अर्जुन ने मुझसे शादी कर ली और अब वो मेरा पति है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। 6 महीने पहले उन दोनों की शादी होने का सुनकर मन्नत को एक और झटका लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं और वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आलिशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ अर्जुन अपने कमरे में था और गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल था और आंखें भी एकदम गुस्से से आग उगल रही थी। उसकी आंखों के सामने मन्नत का चेहरा घूम रहा था और जिस तरह से वो आईने के सामने खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी, बच्चों के साथ हज़ारों वादे कर रही थी, वो सब उसे अभी भी याद आ रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुमने मुझ पर शक किया, मैं जीते जी मर गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी
कि जब भी तुम मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुमने जो भी देखा वो सब एक गलत फहमी थी, लेकिन यहाँ तो तुम ही धोखेबाज निकली। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा भी कैसे सकती हो? मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन तुमने मुझसे मेरे हिस्से की खुशी ही छीन ली। मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा और हमारे बच्चे के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली। यहाँ मैं हर एक पल घुट घुट कर जी रहा हूँ और तुम अपनी और मेरे बच्चे के साथ आने वाली हसीन ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी। आई रियली हेट यू मन्नत, आई रियली हेट यू। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। राठौर मैंशन। निर्भय ने कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र आरती जी पर गई, जो तारा के बिल्कुल करीब बैठी थी। उन्हें देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई हैं आप यहाँ पर? दरवाज़ा खोलने की आहट सुनकर ही आरती जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उनके हाथों में तारा का हाथ था। शायद वो तारा से कुछ बात कर रही थी। निर्भय उनकी तरफ आया और उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, मैंने कितनी बार कहा है आपसे मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, लेकिन आप नहीं मानती। जब भी मौका मिलता है मुंह उठाकर चली आती हैं। आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं नहीं देखना चाहता आपकी शक्ल और ना ही मुझे मेरे कमरे में आप चाहिए। चली जाइए यहाँ से, इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। बोलते हुए वो गुस्से से काँप रहा था। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ शांत हो जाओ, तारा सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। निर्भय उनकी बात सुनकर हंसा और उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपको मेरी बबलगम की फ़िक्र हो रही है? सीरियसली मॉम, आप जो उसे मारना चाहती थी, आपको उसकी फ़िक्र हो रही है? वो गुस्से से बोल रहा था और आरती जी ने अपना चेहरा झुका लिया, जो साफ साफ बता रहा था कि तारा के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो थी। शेखावत मेंशन। आरजू ने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया था और बेड पर आकर लेट चुकी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसे लगा शायद तक्षक अंदर आया है। वो झट से अपनी जगह से उठकर बैठी, लेकिन सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि रैना खड़ी थी। रैना को वहाँ पर देखकर वो एकदम से सुन्न हो गई और बस दरवाजे की तरफ देखते ही रह गई। दरवाज़ा बंद कर रैना अंदर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आरजू से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रैना ने उसका गाल अपनी उंगलियों में कसते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और दांत पीसते हुए बोली, आखिर तुम वापस आ ही गई। कितनी बेशर्म लड़की हो ना तुम। कितनी बार अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला है तुम्हें, लेकिन तुम हर बार वापस लौट आती हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगी जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नफ़रत झलक रही थी। एक झटके से उसने आरजू का चेहरा छोड़ दिया। आरजू की दर्द से आह निकल गई, क्योंकि उसकी गर्दन पर एकदम से झटका लगा। अपनी नमी भरी आंखों से वो रैना की तरफ देखने लगी। आरजू हकलाते हुए बोली, आप यहाँ पर? रैना मुस्कुराई और बोली, क्यों, मुझे यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है या कोई तकलीफ़ हो रही है? खैर, दोनों में से जो भी चीज़ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहीं पर रहती हूँ, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ पर रहोगी तो भूल जाओ। एक बार पहले भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला था और अब भी मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। रैना ने हैरानी से दरवाज़े की तरफ देखा। दरवाज़े के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन कौन ये पता नहीं चल रहा था। उसने एक बार फिर से आरजू के चेहरे को अपने हाथों में कस कर थामा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अगर किसी को पता चला कि मैं यहाँ हूँ
तो तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम पैदा होने पर भी पछताओगी। बोलकर उसने आरजू का चेहरा छोड़ दिया और वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई। आरजू डर से कांपते हुए बालकनी की तरफ देख रही थी। दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक हुआ और उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से नॉर्मल कर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर अति थी। अति ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब लगने लगा। वो आरजू की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना एंजल? आरजू तुरंत से बोली, जी जी बेबी डॉल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसका इतना ज़्यादा जल्दी से बोलना भी अति को अजीब लगा, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं बल्कि अंदर आई। आरजू उसके रास्ते से हट ही नहीं रही थी, लेकिन जब अति ने अपने आप जगह बना ली तो आरजू को हटना ही पड़ा। अति अंदर आकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बस यही चेक करने आई थी, तुम ठीक तो हो ना? बोलकर उसने बिस्तर की तरफ देखा जो ज्यों का त्यों था। वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम आराम तो करोगी नहीं। चलो अब आ जाओ मेरे साथ, चलो नीचे, कुछ वक्त साथ में बिताते हैं। बोलते हुए उसने आरजू का हाथ पकड़ लिया। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोलते हुए उसने अति के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था। अति ने उसके माथे को छू कर देखा और बोली, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? आरजू अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली, जी बेबी डॉल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ी सी थकावट थी, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। बोलकर वो एक नज़र कमरे में डालकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आरजू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद कर वो दूसरी तरफ घूमी, रहना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे डेविल स्माइल के साथ देखने लगी। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही किसी को आपके बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं मेरे तक्षक जी के साथ। करते हुए रैना ने उसकी बात बीच में ही काट दी और आरजू की तरफ बड़ी ही तरस भरी नज़रों से देखने लगी। आरजू भी बेबसी भरी नज़रों से उसे देखती रही। रैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम यहाँ पर तुम्हारे तक्षक जी के लिए आई हो, पर अफसोस तुम्हारे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे तक्षक जी यहाँ पर नहीं रहते। बहुत पहले ही वो यहाँ से जा चुके हैं। उसकी बात सुनकर आरजू हैरान रह गई। रैना हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ बताया नहीं? आरजू अभी भी यूं ही उसे देखती रही तो रैना हंसी और बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, कोई तुम्हें क्या ही बताएगा। आखिर कोई तुम्हारा दिल जो तोड़ना नहीं चाहता होगा। क्या करें, इस घर के लोग हैं ही बड़े दयालु किस्म के, पर रैना इतनी दयालु नहीं है। उसे तो वैसे भी तुम्हें तकलीफ़ देने में बहुत मज़ा आता है। तो सुनो मेरी बात, जैसे ही तुम यहाँ से गई, तक्षक जो अपने गुस्से के लिए मशहूर है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पर तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी है उसके पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, और तक्षक भी उन लोगों को बहुत पसंद करता है, इसलिए अब उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते हुए रैना के चेहरे पर व्यंग्य भरे एक्सप्रेशन थे। वहीं आरजू उसकी आखिरी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल बैठने लगा था। रैना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा था तुम्हें इस घर से निकालूंगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब तक्षक ही नहीं है तो तुम इस घर में रहकर भी क्या करोगी? और रही बात तक्षक की, तो तुम जैसी झूठन को वो कभी नहीं अपनाएगा। बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, किसी और की चीज़ को हाथ नहीं लगाता, किसी को अपने करीब नहीं आने देता, किसी को अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देता। तो वो जो न जाने कितने ही लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी है, वो उसके करीब कैसे ही जा सकती है?
जो सीधी सादी लड़कियों में ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक वैश्या को क्या ही प्यार करेगा। इसलिए तुम्हें जितना वक्त यहाँ पर रहना है तुम रह सकती हो, लेकिन आखिर में तुम उसी जगह पर जाओगी जो जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए ही बनी है, कोठा। बोलते हुए रैना की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उसकी नज़रें आरजू पर सख्त हो गईं। आरजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। रैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी बुरी हूँ ना मैं। अचानक ही बोलते बोलते उसने आरजू का चेहरा एक बार फिर से कसकर थाम कर पकड़ लिया और इस बार उसका चेहरा अपनी उंगलियों से इतनी ज़ोर से दबाया कि आरजू की आह निकल गई। वो रैना का हाथ अपने चेहरे से हटाने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन रैना उसका चेहरा यूं ही पकड़े हुए उसे अंदर की तरफ लेकर आई और उसे ज़ोर से बेड पर धक्का देते हुए बोली, यही जगह है तुम्हारी, लोगों के बिस्तर पर जगह है तुम्हारी, किसी के दिल और किसी के घर में नहीं। बहुत जल्दी तुम्हें ऐसी जगह पर भेजूंगी जहां तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। बस तब तक जितना ऐशो आराम करना है कर ले। आखिर में तुम्हें काम वही करना है, मर्दों के तपते हुए जिस्मों को ठंडा करना है। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। गुस्से से 4-5 गहरी सांस लेकर रैना दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलने से पहले आरजू को पलट कर देखते हुए बोली, याद रखना मेरी बात, बहुत जल्दी तुम यहाँ आने के लिए भी पछताओगी। बोलकर वो यहाँ से चली गई। आरजू बस उसे जाते देखती रह गई। रैना ने आरजू के बारे में जो कुछ भी कहा, आरजू उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसे उन सब चीज़ों को सुनने की आदत थी। लेकिन जो उसने तक्षक के बारे में कहा कि तक्षक अब शेखावत मैंशन में नहीं रहता, वो शेखावत मैंशन छोड़कर जा चुका है और उसके साथ वो लोग हैं जो उसका ख्याल रखते हैं और तक्षक भी उन लोगों को पसंद करता है। इस बात का मतलब समझते हुए उसका दिल टूट रहा था। उसे अपने दिल पर एक खंजर सा चुभता हुआ महसूस हो रहा था। रोते रोते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की आखिरी बूंदें उसके गालों से लुढ़क गईं। उसने अपनी आंखें खोली और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं, मेरी वजह से अगर मिस्टर ड्रीम शेखावत मैंशन छोड़ कर गए हैं तो अब मैं ही उन्हें यहाँ पर वापस लेकर आऊँगी। मैं ना उन्हें खुद से दूर जाने दूँगी, ना ही बेबी डॉल और जैसन जी से। मुझे तो उनकी मोहब्बत चाहिए ही, लेकिन जो इस घर से गया है मैं उसे भी वापस ला कर रहूँगी। बोलकर उसने एक ठंडी सांस ली और अपनी जगह से उठी। वॉशरूम में अच्छी तरह से अपना चेहरा धोकर वो नीचे हॉल में आई, जहाँ पर अति सर्वेंट से बोलकर लंच की तैयारी करवा रही थी। हालांकि वो जानती थी कि रैना झूठ तो नहीं बोल रही होगी, लेकिन फिर भी उसे अति से सब कुछ जानना था। वो अति के पास आई और उसे देखते हुए बोली, बेबी डॉल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज का लंच मैं बना दूं? तक्षक जी मेरे हाथ का बना लंच खाएंगे तो? बोलते बोलते ही वो चुप हो गई थी। उसकी नज़रें अति के चेहरे पर थी। अति के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए थे। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही पीछे से जैसन की आवाज़ आई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंजल। जैसन की आवाज़ सुनकर अति और आरजू दोनों ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। जैसन ने अपने हाथ में एक फ़ाइल पकड़ी हुई थी और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। ठाकुर मैंशन। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आ ही रहा था कि दरवाजे पर ही उसकी टक्कर अलीशा से होते होते रह गई। वो अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, मन्नत कहाँ है? अर्जुन के सवाल का जवाब देने की बजाय अलीशा उसे गुस्से से घूरने लगी। अर्जुन ने अपनी बाहें उचकाई और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अलीशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर लेकर आई और गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले भाव से बोली, ये क्या है अर्जुन? मनाली जाने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि मनाली से वापस आते ही तुम हम दोनों की शादी को अपना लोगे, हमारे रिश्ते में आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम तो मन्नत को वापस ले आए, और वो भी इस हालत में। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मन्नत वापस आ गई? बोलते हुए उसके चेहरे के भाव थोड़े हैरानीजनक थे।
उसकी बात सुनकर आलिशा सकपका गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तो वो जो बोल चुकी थी वो बोल चुकी थी। वो जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हो पा रही हूँ। मैं मानती हूँ मन्नत और तुम्हारी शादी हुई थी और तुम मन्नत से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुमने खुद कहा था कि अब तुम उससे प्यार नहीं करते। तो तुम्हारी बातों से मेरे दिल में एक उम्मीद जाग गई। जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मैंने तुम्हें अपना पति माना है, और अब मैं कैसे किसी और के तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने से खुश हो जाऊं। बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नरम थी और उसकी आंखों में नमी थी। अर्जुन का चेहरा भी नॉर्मल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आलिशा की बात भी सही थी। जो कुछ भी हुआ उसमें आलिशा की गलती नहीं थी। उसके चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन देखकर आलिशा हल्का सा मुस्कुराई। अर्जुन ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन एक बार फिर से मायूसी भरे कर लिए और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम ही बताओ अर्जुन, मैं क्या करूं? मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे और मन्नत को यहाँ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ तुम उसे यहाँ से वापस भेज दो। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा।